पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। पीडीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर और ब्रसल्स में सिफारती मिशन की सरबराही करने वाली हिना रब्बानी खर ने मुश्तरका काविशों को इस कामयाबी का हकदार ठहराया है। पीटीआई भी किसी से पीछे क्यों रहे, ये भी हर एक को याद करवाती फिर रही है कि 2018 में पीएमएलएन हुकूमत खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान को एक बार फिर फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया तो इससे निकालने के लिए बाकी मानदा कानूनी और इंतजामी रुकावटें इसकी हुकूमत ने ही दूर की थी। अब पीटीआई के अली जैदी हबीब बैंक लिमिटेड के सदर सुल्तान अली अल्लाना को शाबाशी दे रहे हैं, जिन्होंने मालियाती मामलात, कानूनी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के माहिरीन की एक टीम के लिए रकम मुहैया की, जिन्होंने तहकीक करके यूरोपीय यूनियन के लिए एक बेहतरीन मुसव्वदा तैयार किया। दूसरों की देखा देखी बहरहाल आईएसपीआर ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अनथक जद्दोजहद की तारीफ की है, जिन्होंने जीएचक्यू में एक टीम बिठाई जिसका काम था कि वो मुख्तलिफ ग्रोहों की काविशों को मुनज़्ज़म और मुरत्तब करके मामले को दुरुस्त सिमत में लेकर चले। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। ये फंदा रियासत पाकिस्तान की गर्दन के गिर्द कुछ जुराइम की आज़ादी और कुछ मामलात में इन्हें होने से रोकने में नाकामी के बाइस 2008 से लटका हुआ था। एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त अपनी आलमी तन्हाई दूर करने और दिवालियापन से बचने की कोशिश में जुटा है, इसके लिए वापस ब्लैक लिस्ट में डाले जाना और पाबंदियों का सामना करना एक बहुत खतरनाक पेशरफ्त होती। लेकिन फैटिफ में कब क्या होता रहा, इस पर एक नजर डालें तो एक नया जाविया सामने आता है। पाकिस्तान को 2008 में ग्रे मॉनिटरिंग जोन में पीपीपी के इक्तदार में आने के चंद ही रोज बाद डाल दिया गया था और 2010 में इधर से निकाल लिया गया था, जब जरदारी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक कानून पास करके यह वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान अपने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन में बेहतरी ला रहा है। 2012 में फैटफ के तमाम मुतालबात पूरे ना करने के बायस इसे एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। 2015 में नवाज शरीफ के दौर में कुछ तब्दीलियां लाई गईं और पाकिस्तान एक बार फिर फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो गया, जब फैटफ ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जो एक्शन प्लान के हवाले से करवाई गई यकीन दहानियों के मुताबिक है। लेकिन जब 2018 में मुल्क जुलाई इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा था, फैटफ ने एक बार फिर पाकिस्तान पर अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में नाकामी का इल्जाम लगाकर इसे वापस ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फैटफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप की सरबराही नरेंद्र मोदी के भारत के हाथ में थी और इसने पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। कालादम तंजीमें, जिनमें ज्यादातर भारत के खिलाफ कश्मीर में सरगर्म थी, मसलन लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जमात उद दावा वगैरह, हाई रिस्क करार दे दी गई। पीटीआई दौरे हुकूमत में फैटफ ने पाकिस्तान पर 29 शराइत पूरी करने पर जोर दिया और अक्टूबर 2020 तक पाकिस्तान एफबीआर, एससीसीपी, कस्टम्स वगैरह के कवानीन में दोनों ऐवानों से कानूनी तरमीम करवा के इनमें से 21 पर अमल दरामद करवा चुका था। फिर दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने जमात उद दावा के सरबराह और 2008 के मुंबई हमले का खुद क्रेडिट लेने वाले हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया। यह फैटफ के बुनियादी मुतालबात में से एक था। इसके बावजूद कोई फायदा ना हुआ। 2 माह बाद मुंबई हमले में मुलव्विस एक और जमात उद दावा के दहशतगर्द ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी फैटफ की शराइत के मुताबिक अपने कवानीन में तरमीम कर ली। आखिरी 3 शराइत पूरी करने में पूरा 1 बरस लगा। एफआईए और नैब ने जरा फुर्ती दिखाई और बैंकों ने सियासी तौर पर बाअसर लोगों के पैसे के लेन देन पर कड़ी निगरानी शुरू की। लेकिन लचक फैटफ ने अप्रैल 2022 में हाफिज सईद को 33 साल की सजा होने के बाद दिखाई। 14 जून को बर्लिन में होने वाले 4 रोजा सेशन के बाद फैटफ ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने तमाम 34 शराइत पर अमल दरामद किया है। अब यह पाकिस्तान को थपकी देने के लिए इस्लामाबाद एक टीम भेज रही है और यह एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में एक नई हुकूमत अनाने इक्तदार संभाल चुकी है और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस हुकूमत के इतने खिलाफ नहीं जितने ये पीटीआई हुकूमत के थे। हालांकि फैटफ के हवाले से ज्यादातर काम पिछले 2 सालों में ही हुआ है। यह हकायक आईएसपीआर के इस दावे की तस्दीक करते हैं कि पीटीआई हुकूमत पर यह सब करने का दबाव जीएचक्यू से आ रहा था, इमरान खान की तरफ से नहीं, जो कि उमूमी तौर पर भारत मुखालिफ, यूरोपीय यूनियन मुखालिफ और अमेरिका मुखालिफ ख्यालात के मालिक हैं। लेकिन इस मंतक के तहत तो यह सवाल भी जरूर हो सकता है कि जीएचक्यू ने 2008 के बाद से ही यह रास्ता क्यों इख्तियार ना किया, जबकि इस हवाले से कभी भी कोई शक नहीं था कि भारत मुखालिफ जिहादी तंजीमों को कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहिमत करने के लिए ट्रेनिंग के पीछे किसका हाथ था। इसमें कोई शक नहीं कि 2008 में जनरल परवेज मुशर्रफ के इक्तदार से निकाले जाने के बाद, जिन्होंने कश्मीर के हल के लिए एक तारीखी समझौते की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया था, एस्टैब्लिशमेंट का भारत की तरफ गैर लचकदार रवैया बातचीत के जरिए मामलात के हल में मुसलसल रुकावट था। तावक्त यह कि 2020 में जनरल बाजवा ने पॉलिसी का मरकजी नुक्ता सिक्योरिटी के बजाय मुआशी तरक्की को बनाने का ऐलान किया और इसी सोच के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के साथ जंगबंदी का मुआहिदा हुआ। इस तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त को मत भूलिए जिसने इस बयानिए की तश्कील में मरकजी किरदार अदा किया है।
جب 2014 سے 2016 کے درمیان وزیر اعظم نواز شریف نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر اور PTI سربراہ عمران خان نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا۔ اس کا خمیازہ نواز شریف کو بھگتنا پڑا۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ بعد ازاں جب جنرل باجوہ نے پالیسی کا مرکزی نقطہ معاشی ترقی کو بنانے کی کوشش کی تو یہ عمران خان تھے جو دقیانوسی سیکیورٹی کے نظریے پر بضد تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک 70 سال پرانے مسئلے کو حل کرنا بالآخر شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکی امداد بند ہو چکی ہے اور پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور تکلیف دہ یو ٹرن لیا جائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ نئی PDM حکومت بھی اس پالیسی ہی کو آگے لے کر چلنے کی دائی ہے، لیکن دہائیوں سے چلا آ رہا سول ملٹری تنازع حل کر کے ایک آئینی غیر وابستہ نارمل تجارتی ریاست بنے بغیر یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتا۔